चलो बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Where a party to a contract refuses altogether to perform or is disabled from performing his part of it, the other party has a right to re-sign it. So ये लाइन as it is अपने मॉड्यूल में से ली है। Discuss this statement and the effects of such refusal under the provisions of the Indian Contract Act 1872. So basically दो चीज़ें पूछी है। Discuss this statement यानी कि जो ये ऊपर स्टेटमेंट दिया है, क्या बोलना चाहता है ये स्टेटमेंट? अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपने हिस्से का काम करने से मना कर रही है, मतलब वो परफॉर्मेंस करने से मना कर रही है, तो उस केस में दूसरे पार्टी के पास, जो अदर पार्टी है, उसके पास में राइट होता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सके, कैंसिल कर सके। इस स्टेटमेंट को हमें डिस्कस करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला जो सेक्शन है, जो कि सेक्शन 39 है, उसे कोट करेंगे। और उसमें ये लिखा है कि अगर पार्टी अपना परफॉर्मेंस करने से इनकार करती है, मना करती है, यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ किया, रिफ्यूज़ कर रही है, तो जो दूसरी पार्टी है उसके पास में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकती है, ये उसके पास में राइट होता है। एंड द इफेक्ट्स, दूसरा क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, एंड द इफेक्ट्स ऑफ सच रिफ्यूजल अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अगर सामने वाला अगर रिफ्यूज कर रहा है तो अब उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका असर क्या होगा, आगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जो इफेक्ट्स है वो हमें बताने हैं, जिसमें पहला इफेक्ट क्या है, जो पार्टी जिसके साथ गलत हुआ है, सामने वाला परफॉर्मेंस करने से मना कर रहा है, तो जिस पार्टी के साथ गलत हुआ है वो क्या कर सकती है, ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइंडेड एंड स्यू फॉर डैमेजेस, मतलब कि वो कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस मांग सकती है पार्टी जिसके साथ गलत हुआ है। एग्रीव्ड पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी मतलब कि एग्रीव्ड पार्टी मतलब वो पार्टी होती है जिसके साथ गलत हुआ है, वो पार्टी क्या कर सकती है, कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस कर सकती है, या फिर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रख सकती है। इलेक्ट नॉट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि पहली वाली सिचुएशन में क्या किया था कि कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंडेड मान लिया था, मतलब ये कैंसिल मान लिया था और सीएलडी मांग लिया था, पर दूसरी वाली सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखा है एंड होल्ड द अदर पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। इसका क्या मतलब होता है कि सामने वाली पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस करने से मना कर दिया, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखा गया एंड ऑफ द डे, क्योंकि एंटीसिपेटरी ब्रीच है, इसका मतलब कि जो परफॉर्मेंस का डे होगा, परफॉर्मेंस जिस दिन करना होगा उस दिन से पहले ही सामने वाले ने अपना रिफ्यूजल कर दिया था। एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब यही होता है कि जिस दिन परफॉर्मेंस करना है उस दिन पहले ही, उस दिन से काफ़ी पहले जाके ही सामने वाले ने रिफ्यूजल कर दिया था। सेकेंड वाले ऑप्शन में जो पार्टी एग्रीव्ड पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करती, उल्टा वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिव रखती है और वो तब तक टाइम देती है जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट का डे ऑफ परफॉर्मेंस ना आ जाए, और अगर डे ऑफ परफॉर्मेंस तक भी परफॉर्मेंस नहीं होता तो फिर वो उसको कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस के लिए होल्ड करती है, मतलब यहाँ पर भी वो लॉस और जो कोई भी डैमेजेस होंगे वो पूरा का पूरा रिकवर किया जाएगा। तो फर्स्ट सिचुएशन में और सेकंड सिचुएशन में मेजर डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट को हाथों हाथ कैंसिल कर दिया जाता है क्योंकि सामने वाला अपना परफॉर्मेंस करने से वैसे ही मना कर रहा है और उससे हाथों हाथ कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस ले लिया जाता है। सेकंड सिचुएशन में भले ही सामने वाला मना कर रहा है पर फिर भी हम कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिव रखते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि चलो आज नहीं तो कल शायद ये अपना काम कर देगा, आज वो रिफ्यूज़ल कर रहा है पर कल शायद सिचुएशन चेंज हो जाएगी तो वो शायद अपना पार्ट परफॉर्म कर देगा। फिर भी अगर डे ऑफ परफॉर्मेंस तक अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं परफॉर्म कर पाता तो जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं नॉन परफॉर्मेंस के, वो हम उससे रिकवर करते हैं। तो ये चीज़ें हमें आंसर में मेंशन करनी है। सेक्शन 39 मेंशन करना है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें लिखना है कि जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके साथ उसके पास एक ऑप्शन होता है कि ही कैन पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, एंड दूसरे पार्ट में ऐसा लिखना है उसके इफेक्ट्स में कि पहला इफेक्ट तो ये होगा कि ये वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है और सीएलडी मांग सकता है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो वो इलेक्ट नॉट टू रिसाइन, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन ना करके अगर नॉन परफॉर्मेंस हुआ है, एंड ऑफ द डे अगर परफॉर्मेंस नहीं हुआ है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं सामने वाले को। इसका स्टैंडर्ड आंसर भी व्हाट्सएप के ग्रुप पे डाला है, आप लोग इसे देख लीजिएगा।